मुफ्ती साहब, ये जो यूसीसी का ऊपर मामला चल रहा है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने ये पूछा है कि अभी ये जो मामला चल रहा है यूसीसी का, ये क्या है असल में? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। अभी हर तरह से न्यूज़ में भी ये चल रहा है, टीवी डिबेट में भी ये मामला है। ये मामला असल ये है कि मैं आपको थोड़ा पीछे ले जा कर के समझाना चाहता हूँ। यूसीसी का असल मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक शहरी एक कानून, यानी जितने भी शहरी हैं हर एक के लिए एक ही कानून होगा। असल में मैं इसको थोड़ा पीछे ले जा कर के आपको समझाना चाहता हूँ। अभी जो बतौर ख़ास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी तंजीमें हैं, इसके ख़िलाफ़ और ख़ुद लॉ कमीशन ने इसके लिए राय तलब की है, जिसकी वजह से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी तंजीमें लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉ कमीशन तक अपनी राय भेजें। राय भेजने का तरीक़ा क्या है, किस तरह जीमेल करेंगे, वो तरीक़ा भी हम आपको आखिर में बतलाएंगे। शुरू में थोड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले जब यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और उस वक्त भी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट था, 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना और उससे पहले भी दारुल क़ज़ा वगैरह कायम थे, सब चल रहा था। हम मुसलमानों के मामलात दारुल क़ज़ा से हल होते थे। हुकूमत ने काज़ियों को मुकर्रर कर रखा था और जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो मामलात आते थे वो काज़ियों के हवाले कर दिए जाते थे। काज़ी हज़रात ये फ़ैसला करते थे। उसके बाद भी वक्त गुज़रता रहा और उसके बाद सन 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना, जिसमें जो पर्सनल लॉ है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फिर उसके बाद वक्त आगे बढ़ा और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हो जाने के बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, उनके सदारत में जो संविधान बन कर के तैयार हुआ, ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बन कर के तैयार हुआ तो इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में इसके दफ़ा 25 में ये इसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई कि ये जो पर्सनल लॉ हैं, जिन जिन के जो पर्सनल लॉ हैं, हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, इनके जो पर्सनल लॉ हैं इनसे किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी वो मामलात जिनका ताल्लुक़ मज़हब से है, अक़ीदे से है, उनको उसी तरह से वो अपने मज़हब के मुताबिक चलेंगे, उस पर अमल करेंगे। दफ़ा 25 में इसकी आज़ादी दी गई। लेकिन इसी संविधान में आगे चल कर के एक चीज़ है दफ़ा 44, जिसमें ये बात है कि हुकूमत और रियासत ये कोशिश करेगी कि मुल्क के अंदर रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो। तो अब मैं रुक कर के एक बात आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि इसी संविधान में दफ़ा 25 में जो बुनियादी हुकूक़ हैं, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो बहुत मजबूत है, इसमें इस बात को कहा गया है कि जितने भी लोग हैं उनको अपने मज़हब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी है, अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। ये फंडामेंटल राइट है जो बहुत मजबूत है, बुनियादी हुकूक़ है। इसी संविधान में जो आगे चल कर के दफ़ा 44 है, जो जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या उर्दू में उसको कह सकते हैं रहनुमा उसूल, वहाँ चल कर के दफ़ा 44 में ये यूसीसी की बात की गई है। और साथ ये भी कहा गया था उस वक्त कि इसको अगर कभी नाफिज करना होगा, लागू करना होगा, तो तमाम मज़हब के रहनुमाओं से आपसी राय मशवरे और आपसी इत्तिफ़ाक़ के साथ
इसको नाफिज किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत इसको ज़बरदस्ती नाफिज करे जिसकी वजह से खलफशार हो। और जिस वक्त ये चीज़ें पेश की गई थी उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने ये इस शिक पर और इस दफ़ा पर एतराज़ किया था। तो उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका जवाब दिया था कि ये हुकूमत जो है इसको जिस तरह चाहे अब जब चाहे लागू नहीं कर सकती है, बल्कि इसके लिए पहले जो मज़हबी रहनुमा है हर मज़हब के लोगों से आपसी मशवरे और आपसी इत्तेफाक के साथ इसको लागू कर सकती है। बल्कि इसमें और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है, मैं आपको बहुत इख्तिसार के साथ बहुत शॉर्ट में ये समझाना चाहता हूँ। तो बहरहाल ये जो संविधान है हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इसमें हम सबको, इस हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब के मानने वाले लोग हैं, हर एक को अपने मज़हब पर चलने की इस किताब और इस संविधान के अंदर मुकम्मल आज़ादी दी गई है। तो ये मामला चलता रहा, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर बीच बीच में कभी कभी ये मसला उठता रहा। बीच में एक मसला उठा तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद पड़ी। और इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तंजीम है, इसका असल मकसद ही यही है कि हमारे जो पर्सनल लॉ हैं, यानी कुछ मामलात ऐसे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हिफाजत के लिए इस तंजीम की बुनियाद पड़ी। बहुत सारे मामलात हमारे हैं जो पर्सनल लॉ के तहत आते हैं, जिसमें निकाह है, तलाक़ है, खुला है, विरासत है, जायदाद की तक़सीम है, हिबा है। बहुत सारे मसाइल हैं जिनको आइली मसाइल भी कहते हैं, जो हमारे पर्सनल लॉ के तहत आते हैं, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद पड़ी। तो जब जब बीच में ये आवाज़ें उठी हैं तो इस तंजीम ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीक़े से हो सकता था उसको जवाब दिया, लॉ कमीशन के सामने जवाब दिया। तो बहरहाल अभी फिर ये वक्त ऐसा आया है कि हुकूमत ये करना चाहती है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने क्या है, जिसके लिए लॉ कमीशन ने लोगों से राय तलब की है, राय मांगी है। लोगों से ये कहा गया है कि आप हजरात अपनी राय दें कि कौन लोग इसकी मुखालफत में हैं, कौन लोग इसके हक़ में हैं। तो इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो दूसरी ज़िम्मेदार तंजीमें हैं, उन्होंने तमाम लोगों से ये अपील की है कि आप हजरात, जब लॉ कमीशन ने, अभी किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं है, कोई मुजाहरा नहीं है, कोई विरोध या कोई प्रदर्शन नहीं है, बल्कि खुद लॉ कमीशन ने लोगों से राय तलब की है। तो जब खुद लॉ कमीशन ने लोगों से राय तलब की है, राय मांगी है, तो हमें ज़रूर भी ज़रूर राय देनी चाहिए। और उस राय देने का तरीक़ा है, ये तरीक़ा ये है कि आप जो है लिंक तैयार है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने लिंक भी तैयार करवाया है, इमारत शरिया वालों ने, और इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने क्या है, QR कोड स्कैनर वगैरह भी तैयार किया है। आप उसको, उस QR कोड को जब स्कैन करेंगे या इसी तरीके से लिंक पर जब क्लिक करेंगे, उसका तरीक़ा ये है, लिंक पर क्लिक करने के बाद क्रोम पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लिखा हुआ एक पेज खुलेगा, वहाँ उसी पेज पर इंग्लिश लिखा हुआ ये होगा, वहाँ आप दाबेंगे तो वहाँ हिंदी और उर्दू का भी ऑप्शन आएगा। फिर उसी के नीचे जीमेल ओपन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है एक लेटर सामने आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो लेटर सामने आएगा। आपको बस वो लेटर जो सामने आएगा, ऊपर एक सेंड का बटन होगा, वहाँ आप क्लिक कर देंगे तो आपका पैगाम, आपका ख़त, आपका जवाब जो है लॉ कमीशन तक पहुँच जाएगा। तो हमने वो तरीक़ा बताया किस तरीक़े से आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अब रही बात कि लिंक हर आदमी को कैसे मिलेगा या QR कोड स्कैनर वगैरह, हमने इसकी आसानी के लिए अपनी मस्जिद में भी लगवा दिया है, और भी शहर में जो मस्जिदें हर जगह लगा दी गई हैं। इसके अलावा आप जो हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हम डाल देते हैं, आप हजरात यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं, लिंक पर जा कर के इस तरीके से अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए।